सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बाय गब्बर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, सी प्रोग्रामिंग का। और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 जो अभी कवर किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप चेकआउट ज़रूर से करना। उसमें हमने मतलब के कुछ बेसिक चीज़ें कवर की थी, जैसे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, हम किस तरीके से यूज़र से इनपुट और आउटपुट ले पाते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, उसमें मेरे होमवर्क्स भी दिए हैं, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स थोड़ी सी इंप्रूव हो सके। और उन चैप्टर्स के अंदर तो मैं ट्राई करूँगा कि हर चैप्टर के एंड में हम लोग कुछ 10 से 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखें, ताकि इससे आपकी मतलब साथ-साथ प्रैक्टिस भी हो सके, और वो क्वेश्चंस वो उसी में से होंगे जो मैंने आपको पढ़ाया होगा पूरे चैप्टर्स के अंदर। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको पूरा सीक्वेंस सीक्वेंस से चीज़ें पढ़ाने की ट्राई करूँ। तो अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 है ना, तो उसका हमारा एक नाम है जो है इंस्ट्रक्शंस। सही है? अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? तो अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ इंस्ट्रक्शंस की रियल लाइफ में, तो वो क्या होगी? सपोज़ करो कि भाई आपको ना, आप जब अपना प्रोग्राम चलाते हो ना, तो आप कोई भी एक बेसिक प्रोग्राम सपोज़ कर लो। मैं बोलता हूँ कि आप है ना कोई भी एक बेसिक प्रोग्राम सपोज़ कर लो, या आप कोई रियल लाइफ, चलो उसको अभी साइड में रखते हैं, आप रियल लाइफ एग्जांपल पे आओ। तो सपोज़ करो आपको ना अभी मार्केट से बाहर जाना है, मार्केट से कोई सामान लेने के लिए। तो सबसे पहले आप आपकी इंस्ट्रक्शंस क्या होगी? आपको किसी को मार्केट में भेजना है सामान लेने के लिए। कोई आपके घर में काम करता है, उसको आप बोलते हो कि भाई तुम मार्केट जाओ मेरे सामान लेने। तो आप उसको किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दोगे? सबसे पहले आप उसको कुछ पैसे दोगे, मनी दोगे, सही है? और आपने उसको जब पैसे दे दिए, तो फिर आप उसको एक सामान की लिस्ट दोगे। और जब आपने उसको लिस्ट दे दी, तो फिर बाद में वो वो फिर मार्केट जाएगा। मार्केट गया, मार्केट के बाद उसने क्या किया? वहाँ से आपका जो मतलब के सामान है, जो आपको चीज़ें खरीदनी है, वो उसने खरीद ली, सही है? और फिर जब उसने सामान खरीद लिया, यानी उसने उसने कुछ बाय किया होगा, और उस बाय करने के बाद वो उसने मतलब के उसको पैसे दिए होंगे, सही है? वापस उसने शॉपकीपर को मनी दी होगी, और इसके बाद वो घर को रिटर्न हो गया होगा। तो उस बंदे ने एक ये सीक्वेंस फॉलो की होगी। क्या सीक्वेंस फॉलो की होगी? सबसे पहले उसने आपसे पैसे लिए होंगे, और उसने पैसों के साथ आपसे एक लिस्ट ली होगी क्या सामान आपको लाना है। इसके बाद वो मार्केट गया होगा, मार्केट जाया गया, उसके बाद उसने वहाँ से सामान को बाय किया, और सामान बाय करने के बाद उसने शॉपकीपर को मनी दी, और फिर सामान लेके वापस घर पे आ गया। तो इसने एक सीक्वेंस फॉलो करके आपका वो काम किया। एक अगर मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल दूं सीक्वेंस की, तो हम टी बनाते हैं अपने घर में, हम सबके सब कुछ ना कुछ टी बनाते हैं। तो टी बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आप मतलब कि वाटर को बॉईल करते हो, वाटर को आप बॉईल करते हो, और जब वाटर बॉईल हो गया, उसके बाद आप उसमें मतलब कि अपना शुगर डालते हो। शुगर ऐड कर दिया, शुगर ऐड करने के बाद आपने टी डाल दी, सही है ना? टी के बाद आपने मिल्क वगैरह जो आपको डालना होगा वो डाल दिया, सही है? तो इस तरीके से आपने क्या किया? टी को तैयार कर दिया। ये थी टी को प्रिपेयर करने की सीक्वेंस। तो अगर हम इसी चीज़ को प्रोग्रामिंग में देखें, तो भाई हमारा प्रोग्राम भी एक टाइप की सीक्वेंस फॉलो करता है, जो सीक्वेंस हम कंपाइलर को देते हैं। हम भाई कंपाइलर को, अगर सपोज करो मेरे को ना किसी यूज़र का डेटा लेना, तो मैं डेटा कैसे लूँगा? सबसे पहले अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें किसी यूज़र का डेटा लेना है, तो उसके लिए हम क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे? तो उसकी भी कोई ना कोई सीक्वेंस होगी, जैसे कि भाई सबसे पहले मैं अपना यूज़र को यूज़र से पूछूँगा, मैंने स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराया होगा, कोई क्वेश्चन प्रिंट कराया होगा, फिर बाद में यूज़र ने मुझे उसका आंसर दिया होगा, और वही आंसर को मैंने बाद में प्रिंट कर दिया होगा। तो ये एक सीक्वेंस थी जो मैं यूज़र से मतलब अपने कोड में इम्प्लीमेंट करूँगा। क्या मैं इस सीक्वेंस को अलग बना सकता था? मतलब कि सपोज़ करो, अभी इसी इसी पे लेना। मैंने कहा कि भाई स्टार्टिंग में सबसे पहले आप कोई वेरिएबल बनाओगे। वेरिएबल मैंने बनाया सपोज़ करो ऐज का। सबसे पहले तो मैं वेरिएबल बनाऊँगा ना, जिसके अंदर मैं ये जो आंसर है, वो आंसर को इस वेरिएबल के अंदर डालूँगा। ऐसा होगा? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ऐज नाम का वेरिएबल बनाया। ये सीक्वेंस है। इसके बाद मैंने यूज़र से क्वेश्चन पूछा। फिर यूज़र ने मेरे को आंसर दिया, और वो आंसर इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो गया होगा, और फिर बाद में मैंने इस आंसर को प्रिंट कर दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता था? पहले मैं क्वेश्चन पूछूँ, फिर उसका आंसर लूँ, और फिर वेरिएबल बनाऊँ? नहीं हो सकता था ना। तो हमारा जो कंपाइलर होता है, सी प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर होता है, वो एक कोई सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए काम करता है। और ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होती है जिनके थ्रू हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? हम देते हैं, ताकि वो प्रोग्रामर देता है। और उस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को समझता कौन है? हमारा कंपाइलर समझता है। तब जाके हमारा कोड सही से रन कर पाता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि भाई आपने इंस्ट्रक्शन उल्टी सीधी दे दी और आपका प्रोग्राम सीधा चल रहा है? नहीं चलेगा ना भाई। जब आपने एज का वेरिएबल नीचे डिक्लेयर किया है, और ऊपर आप जब एज को यूज कर रहे हो, तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे, सही है? तो ये होती है कुछ सीक्वेंस जिनके थ्रू हम अपना
प्रोग्राम रन करते हैं। अच्छा, हमारे पास है ना टोटल 3 टाइप की सीक्वेंस होती है। कितने टाइप की सीक्वेंस होती है? 3 टाइप की सीक्वेंस होती है। टाइप्स अगर मैं आपको सीक्वेंस की बताऊं, और अच्छा टाइप से पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि आप अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया और आप उसको यूज कर रहे हो, तो जैसे मैं आपको इधर बताता हूँ, मैंने यहाँ पे एक बनाया एच टेक इंक्लूड, और इधर मैं करता हूँ एस टी डी आई ओ डॉट एच, और यहाँ पे मैंने इंट मेन। अब देखो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने मैंने कहा कि मैं एक सीक्वेंस से अपने कोड को रन करता हूँ। ये ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मैं एज ले लूँ और फिर बाद में इसको वेरिएबल में स्टोर करूँ। पहले मेरे को वेरिएबल डिक्लेयर करना ज़रूरी है, और ये ही सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है। हमारा प्रोग्राम इसी को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई आप अभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने चाय बनाई ही पहले आप कप में डाल दी। पहले आपको चाय बनानी पड़ेगी तब जाके वो कप में डलेगी ना। जब आपकी चाय बनी नहीं होगी तो कप में क्या डालोगे? खाली पेपर पे टी लिख के डालोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको पहले टी को बनाना होगा, उसके बाद आप पेपर में डालोगे, उसमें मतलब कि कप में डालोगे ना। उसी तरीके से पहले मेरे को वेरिएबल बनाना होगा, उसके बाद ही मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू डालूंगा। सही है? तो देखो, सबसे पहले मैंने इंट एज बनाया, और फिर मैंने प्रिंट एफ किया, और मैंने यूजर से पूछा एंटर एज। सही है? मैंने यूजर से पूछा एंटर एज, और फिर जब जो यूजर मेरे को एज देगा ना, स्कैन एफ, और यहाँ पे मैंने क्या परसेंट डी कोमा एम परसेंट टू एच के अंदर मैंने वैल्यू ले ली। देखो अभी इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। अगर मैं यही सेम प्रोग्राम आपको वी एस कोड में बताऊँ ना, तो आपको वहाँ पे एरर क्लियरली नजर आएगा। मैं अपना वी एस कोड यहाँ से ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको डिटेल में समझा दूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, ऐसी मैं बनाता हूँ चैप्टर 2 डॉट सी। तो मैंने यहाँ पे देखो चैप्टर 2 डॉट सी की फाइल बना दी। अब अगर मैं यहाँ पे वही कोड पेस्ट करूँ, तो देखो इस कोड में कोई भी एरर नहीं है। बट अभी मैं एज को यहाँ से हटा के यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। भाई मैंने एज तो डिक्लेयर किया है ना, फिर चाहे मैं यहाँ पे भी करूँ तो देखो ये एरर है, क्योंकि उस प्रोग्राम उस कंपाइलर को यहाँ पे वो सीक्वेंस मिली ही नहीं। सही है? देखो अभी है ना इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। बट अगर मैं यहाँ से इस एज को कमेंट आउट कर दूँ, और मैं एज को यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँ इंट एज, भाई मैंने इसमें क्या किया, एज को तो डिक्लेयर किया है बट मैंने सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया, इसीलिए मेरा आया है कि एज डिफाइन नहीं है। हालांकि एज तो मेरा डिफाइन हुआ है प्रोग्राम के अंदर ही, बट फिर भी एरर आया क्योंकि उसको कंपाइलर को सीक्वेंस मिली ही नहीं जो सीक्वेंस को हम फॉलो करना चाह रहे हैं। ये यही हो गया कि भाई मैंने टी पहले जमीन पे डाल दी और फिर बाद में उसका कप रख दिया। टी तो जमीन पे ही गिर गई ना, कप पे थोड़ी कुछ किया। तो ये होता है हमारा कंपाइलर जो इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारा प्रोग्राम को रन करता है। बट अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में ना करें तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलता है। सही है? तो इसी तरह की हमारे पास टोटल 3 टाइप्स होती है इंस्ट्रक्शंस की। अब वो 3 टाइप क्या होती है? तो भाई सबसे पहले है ना, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस की टाइप होती है ना, तो अगर मैं आपको टाइप्स बताऊं इंस्ट्रक्शन की, तो सबसे पहले हमारे पास होती है टाइप डिक्लेरेशन। भाई टाइप डिक्लेरेशन यही है। और इसके बाद जो हमारी दूसरी टाइप होती है ना, वो होती है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन पहली होती है हमारे पास टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, दूसरी होती है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, और जो थर्ड इंस्ट्रक्शन होती है ना, थर्ड थर्ड होती है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और ये जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है ना, मैं यहाँ पे रखता हूँ, जो हमारे पास क्या होती है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब ये होती क्या क्या है? तो सबसे पहले जो है ना, हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो भाई टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन वही होती है जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया, कि भाई मैं एज को नीचे डिफाइन करूं और उसको ऊपर यूज करूं। तो ये हमारे पास है ना टाइप इंस्ट्रक्शन डिक्लेरेशन होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की,
तो भाई इसमें ना हमें पहले किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, इसके बाद ही हम उसको यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि हमारे पास में कुछ वैलिड चीज़ें क्या होती हैं, अगर मैं आपको बताऊं, जो मतलब कि हमारे प्रोग्राम के लिए सही होती है। तो इसमें क्या होगा कि मैं ऐसा कर सकता था, इंट ए इज इक्वल टू 10। सबसे पहले मैंने ए के अंदर 10 डाल दिया, और फिर बाद में मैंने कर दिया इंट बी इज इक्वल टू ए। तो ये चीज़ मेरी बिल्कुल सही है। और उसके साथ साथ मैं ऐसा भी कर सकता था, इंट सी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस 1। भाई ये भी सही है। तो उसमें क्या हो रहा होगा, मेरी ए की वैल्यू 10 होगी और बी की वैल्यू भी 10 होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी, 10 10 20, और 20 प्लस 10 कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 21। तो मेरी सी की वैल्यू 21 हो जाएगी। और फिर मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं एक साथ इंट ए बी से डिफाइन कर दूं, इंट ए कोमा बी कोमा सी। मैंने इन तीनों को डिफाइन कर दिया, और फिर नीचे में कर दूं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और इक्वल टू 10। अब क्या हो रहा होगा कि सी के अंदर 10 डाल दो, और जो फिर सी की वैल्यू बी के अंदर डाल दो, और फिर बी की वैल्यू ए के अंदर डाल दो। सही है। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में क्या करें, पहले आप डिक्लेयर करो वेरिएबल को, फिर आप उसको यूज करो। सही है, डिक्लेयर वेरिएबल वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। तो ये हो गया हमारे कुछ वैलिड चीजें। अच्छा, इनमें ये भी हम कुछ गलत चीजें भी करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये चीज बताऊं, तो क्या हम ऐसा कर सकते थे, क्या ये चीज हमारी सही होती? आप ही मेरे को बताना अभी। तो क्या अगर मैं ऐसे कर सकता था, एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10, क्या ये चीज सही होती? आप इस कोड को यहाँ पे, आप इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करो और अपना कंपाइलर खोल के ये चीज रन करके देखो, क्या ये चीज सही चलेगी नहीं चलेगी? तो भाई ये चीज एकदम गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या कह रहे हैं कि आप है ना, सी के अंदर 10 डाल दो, बट सी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है। डिक्लेयर क्या हुआ, पहले ए हुआ है, तो पहले आपको ए के अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो देखो, जब मैं ये करता हूँ ना, यहाँ पे मैं इस कोड को जरा यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, और मैं करता हूँ यहाँ पे एंट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और इज इक्वल टू 10। तो क्या एरर आया, आइडेंटिफायर बी इज अनडिफाइंड, और बी के साथ साथ सी भी अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने डिफाइन सिर्फ ए को किया है और वैल्यू हमने बी सी में डाल दी है। बट यही मैं कुछ इस तरीके से कर सकता था, यही चीज मैं कुछ दूसरे तरीके से कर सकता था। मैं करता एंट ए बी सी, पहले मैंने ए बी सी को डिफाइन कर दिया, और फिर मैंने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10। देखो, अब मेरा इस चीज में कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि अब ये चीज बिल्कुल सही है। तो ये होता है, पहले आपको डिफाइन करना होगा वेरिएबल को, इसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। और ये आती है हमारी टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर। और मैं ऐसा भी कर सकता था जो मैंने आपको ऊपर बताया था, एंट ए इज इक्वल टू 10, और फिर मैं एंट बी इज इक्वल टू ए, और फिर इसके बाद में करता एंट सी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मेरा बिल्कुल सही है। बट क्या मैं इसकी जगह ऐसा कर सकता था, एंट टी इज इक्वल टू ई, और फिर नीचे में डिफाइन करूं एंट ई इज इक्वल टू 10? नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि मेरा ई डिफाइन ही नहीं हुआ है। बट अगर मैं यहाँ से इस ई को हटा के कंट्रोल सी करके इसको मैं यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर दूं, तो मेरा एरर खत्म हो जाएगा। और ये होती है हमारे पास टाइप डिक्लेरेशन। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आता है ना, हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आता है, वो है हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अभी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, तो अभी हम वो देखेंगे। तो अब हम देखेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, अरिथमेटिक से आपको समझ में आ गया कि वही हमारा प्लस माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। सही है। बट इसमें एक चीज़ होती है कि हमारे पास देखो, ए प्लस बी, या ए माइनस बी, या ए डिवाइडेड बाई बी, या ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये सारे के सारे हमारे पास अरिथमेटिक में आते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो, ये जो होता है ना, ये ए और ये जो बी, ये हमारे पास कहलाते हैं ऑपरेंड्स। क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड्स। और ये भी हमारे पास ऑपरेंड्स कहलाएगा, ये ऑपरेंड वन, ये ऑपरेंड टू। बट अब ये जो साइन होती है ना, ये इस इन साइंस को हम कहते हैं ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स। और अरिथमेटिक में हम यही करते हैं, हम ऑपरेट और ऑपरेटर्स का यूज करते हुए अपने कोड्स को करते हैं। बस इसमें एक चीज याद रखनी होती है कि आप है ना, इन दोनों को इन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो ऐड करने के बाद आप इनको अलग से वेरिएबल में डालोगे। जैसे कि
इसमें भी हमारे पास अब कुछ वैलिड चीज़ें होती हैं और कुछ इनवैलिड होती हैं। तो वैलिड क्या होगी? वैलिड ये हो सकता है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमारा वैलिड में आता है। बट क्या इसी चीज़ को मैं उल्टा लिख सकता था, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए? नहीं लिख सकता था, क्योंकि ये मेरा एरर था। सही है। इसी तरीके से मैं ये लिख सकता था ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी, बट अगर इसका मैं उल्टा रखता बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए, तो ये मेरा एरर होता। सेम इसी तरीके से डिवाइड का होता है। मैं डिवाइड में ये कर सकता था ना, ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय सी, बट क्या मैं इससे कर सकता था बी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू ए? नहीं, ये मेरा एरर होता। क्योंकि हमारा प्रोग्राम है ना हमेशा राइट टू लेफ्ट ऐसा कुछ चल रहा होता है, कि यानी आप इनका जो आंसर है ना उसको इसके अंदर डाल दो, इनका जो आंसर है आप उसके अंदर डाल दो। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन कराता है, ना कि इसका आंसर इसके अंदर डाल दो। अच्छा, ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि हमारी ना प्रेफरेंस होती है कि पहले कौन से ऑपरेटर्स को देखना है, फिर कौन से को देखना है। सही है। इसके अलावा हमारे पास है ना एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, जो होता है मॉड्यूलस का। क्या होता है? मॉड्यूलर ऑपरेटर। हमने ये 3-4 ऑपरेटर तो पढ़ दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसके बाद हमारे पास है ना एक और ऑपरेटर होता है मॉड्यूलर का। अब मॉड्यूलर क्या करता है? मॉड्यूलर की साइन बेसिकली ये होती है परसेंटेज वाली। जैसे कि अब मॉड्यूलर का काम क्या होता है, वो आपको रिटर्न करते हैं रिमाइंडर को, रिमाइंडर जो बचता है ना उसको आपको रिटर्न कर देते हैं। जैसे कि आप मेरे को, अब देखो, मैं जब 3 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा ना, तो इसका डिवाइड आंसर क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय 2 नहीं हो सकता, मेरे पास होता है 2 डिवाइडेड बाय 2 और इसका आंसर 1 आता। बट अब 3 डिवाइडेड बाय 2 नहीं हो सकता, 2 डिवाइडेड बाय 2 हो सकता है। तो यानी इसको हटा के मैं 2 करूंगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 मेरा क्या होगा? 1 होगा। तो मुझे पता है कि ये डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड का रिमाइंडर क्या बचेगा? मेरा 1 बचेगा, क्योंकि मैंने 3 को काट के 2 किया था, यानी एक नंबर इससे कम किया था। तो जो एक नंबर बचा ना यहाँ पे 1, ये 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ये होता है मॉड्यूलर ऑपरेटर का काम। इसी तरीके से एक और बताऊं तो अभी आप बताओ मेरे को -3। अच्छा, यहाँ पे आएगी मॉड्यूलस की साइन। सही है, मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता था? इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता था ना, 2 और साथ में मैं लिख लेता -1, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 तो मेरा हो जाता। ये दोनों एक टेबल में आते हैं, बाकी जो -1 बच गया वो मेरा आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर बच गया, तो ये मैंने लिख दिया आंसर। सही है। तो ये होता है मॉड्यूलर ऑपरेटर का काम। इसके साथ साथ है ना हमारे पास इसके अंदर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टाइप कन्वर्जन। अब हमारे पास है ना इसके अंदर 2 टाइप की कन्वर्जन होती है। और एक और चीज़ याद रखना, हम जब है ना ये जो वेरिएबल रेल है ना, ये अगर हम इंट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर इंट में आएगा। सही है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपके पास a इज इक्वल टू 2a और b इज इक्वल टू 3a, और आपने ये दोनों आपके पास क्या है? इंट है। सही है, ये दोनों आपके पास इंट है। सही है। तो अगर आप करते हो a डिवाइडेड बाय b यानी 2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? अगर आप वैसे इसका डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आएगा 1.5, ऐसा कुछ आएगा। अगर आप इसको उल्टा कर दो, a को 3 कर दो, एक सेकेंड, आप a को 3 कर दो और b को 2 कर दो, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? 1.5 आएगा। बट याद रखना, हम ये इसका आंसर 1.5 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास 1। कैसे 1 आया? बट इससे पहले हम इसका छोटा सा कोड करके देखते हैं। तो उसका कोड करते हैं। मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 3 और इंट b इज इक्वल टू 2। मैंने कर दिया प्रिंट एफ और यहाँ पे %d और इधर लिख लिया a डिवाइडेड बाय b। और अब अगर मैं इस कोड को यहाँ से रन करूँ, तो देखो मेरे पास आंसर क्या है? 1 आया। मेरे पास आंसर 1.1 आना चाहिए था, बट इसने मेरे को आंसर 1 दिया। तो हमारी अर्थमेटिक के अंदर है ना एक को नया कॉन्सेप्ट आता है टाइप कन्वर्जेंस का। टाइप कन्वर्जेंस क्या होती है अब हम वो देखेंगे, और ये जो चीज़ हो रही है ना टाइप कन्वर्जेंस की वजह से ही हो रही है। अब टाइप कन्वर्जेंस क्या होती है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर? सही है, टाइप कन्वर्जेंस। सही है। अब ये टाइप कन्वर्जन क्या होती है? तो भाई टाइप कन्वर्जन ये कहती है कि जब आपके पास दो वेरिएबल इंट हो, फिर चाहे वो आपस में ऐड हो रहे हो, चाहे आपके पास अगर आपके पास दो वेरिएबल इंटीजर हो, फिर चाहे वो आपस में इंटीजर ऐड हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। सही है। तो इसका आंसर आपको हमेशा इंट ही मिलेगा, जैसे आपने अभी इस कोड में देखा।
आपने आपके पास ए इंट था बी इंट था, तो उसका आंसर भी आपको इंटीजर 1 ही मिला, ना कि आपको 1.5 फ्लोट वैल्यू मिली। तो ये होता है इंटीजर का रूल, जब आपके पास दो इंटीजर हो। इसी के साथ साथ अगर आपके पास दो इंटीजर, आपके पास एक को फ्लोट और एक को इंटीजर, फिर चाहे वो आपस में ऐड हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, इनका आंसर आपको हमेशा मिलेगा, इनका आंसर आपको हमेशा मिलेगा फ्लोट। देखो अब ये चीज आप देखना, मैंने बोला कि अगर एक इंटीजर हो और एक फ्लोट हो, तो मैं सिंपली इस एक को फ्लोट कर देता हूँ और दूसरे के अंदर फ्लोट के अंदर वैल्यू डाल देता हूँ। तीसरा वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी फ्लोट की। तो देखो अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1.5। अच्छा मैंने तीसरा वेरिएबल क्यों बनाया, चलो मैं तीसरा वेरिएबल हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ a डिवाइडेड बाई b। और अब देखो क्या हमारा यही रूल लग रहा है, कहाँ गया, हाँ अब देखो हमारा यही रूल लग रहा है, एक वैल्यू फ्लोट हो एक इंटीजर हो तो आंसर मेरे पास फ्लोट आना चाहिए, मैंने आपको ये कहा था। तो देखो एक हमारे पास इंटीजर है, एक हमारे पास फ्लोट है, और जब मैं यहाँ पे कोड को रन किया मैंने, तो देखो मेरा फ्लोट है, बट मैंने एक चीज़ की थी कि मैंने प्रिंट एफ में परसेंट डी हटा के परसेंट एफ कर दिया। बट अगर मैं यहाँ पे परसेंट डी करता ना, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आता, जीरो आता, जो मेरे को नहीं चाहिए, गलत है। इसीलिए मेरे को यहाँ पे परसेंट एफ ही करना पड़ेगा। अच्छा तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। इसी तरीके से अब आते हैं थर्ड चीज़ पे। तो हमारी थर्ड चीज़ क्या कहती है, हमें अपनी थर्ड चीज़ कहती है कि अगर आपके पास एक चीज़ फ्लोट हो, फिर चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, और दूसरी चीज़ भी फ्लोट हो, तो आपका आंसर भी फ्लोट आएगा। तो भाई ये तो कंफर्म है, जब दो चीज़ें फ्लोट है तो आंसर भी फ्लोट में ही आना चाहिए। उसको भी देख लेते हैं, मैंने जस्ट सिंपली इस ऊपर वाले को ही फ्लोट कर दिया, और अब अगर मैं इस चीज़ को चलाऊँ तो देखो मेरे पास आंसर भी फ्लोट में ही आ गया 1.5। तो गाइस हमारे पास टोटल टाइप कन्वर्जन में दो टाइप की कन्वर्जन होती है, सही है। तो हमारे पास टोटल दो टाइप्स की टाइप्स ऑफ कन्वर्जन अगर मैं आपको बात करूं, तो हमारे टोटल दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक होती है हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब ये दोनों क्या होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ये दोनों वर्ड क्या होते हैं। तो गाइस इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है ना, वो कन्वर्जन जो हमने अभी पढ़ी थी कि किस तरीके से अगर दो इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सही ना, मैंने आपको बताया था ना, अगर ये इंट है और इसके बीच में कोई ऑपरेटर है और फिर इंट है, तो उसका आंसर क्या आएगा, इंट आएगा। इसी तरीके से जब दो फ्लोट मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर फ्लोट आएगा, और एक इंट और एक फ्लोट मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, फ्लोट आएगा। तो इसके ये होती है हमारे पास इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जो हमने तीन चार कन्वर्जन की टाइप्स पढ़ी थी। इन कन्वर्जन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जो कंपाइलर खुद ही करता है। इसके बाद एक टाइप की कन्वर्जन होती है जो होती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, और ये टाइप कौन सी होती है, ये टाइप होती है जो हम एज अ प्रोग्रामर खुद कन्वर्जन करते हैं, और इसको हम थोड़ा मतलब कि बेड अप्रोच भी कहते हैं इस कन्वर्जन को। क्योंकि अगर कोई इंटीजर है और इसको मुझे फ्लोट करना है, इंटीजर को फ्लोट करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ, एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की मदद से कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो अगर मैं आपको इसका कोड करके दिखाऊँ, तो आप सपोज करो कि मेरे पास एक ए है और एक इंट बी है, और बी की वैल्यू है बी इज इक्वल टू 3। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, जब 10 डिवाइडेड बाई 3 होगा तो क्या होगा, 3.333 ऐसे होगा ना। बट इसका आंसर जब मैं करूँगा ना प्रिंट एफ, और यहाँ पे जब मैंने इसको कराया परसेंट परसेंट डी करके, और जब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा, सी को प्रिंट कर देता हूँ, और इससे पहले मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ इंट सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। अब ये जो कन्वर्जन होगी ना, ये होगी इम्प्लिसिट कन्वर्जन, क्योंकि ये हमारे पास कंपाइलर ने खुद ही कन्वर्जन कर दी। ए और बी हमें कंपाइलर को पता चला दोनों की इंट डेटा टाइप है, तो और सी भी इंट है, तो इसकी वैल्यू अभी इंटीजर ही बना दी कंपाइलर ने खुद ही। ये और जब मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँगा ना, तो अब जब ये मेरा कोड यहाँ पे रन होगा, थोड़ा स्लो लोड हो रहा है, बट जैसे ही ये मेरा लोड हुआ, और इसका आंसर मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका आंसर मिल गया 3, ना कि 3.33 मिला, क्योंकि ये मेरी इम्प्लिसिट कन्वर्जन थी जो कंपाइलर ने खुद ही दी। अब बट अगर मेरे को एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी होती, यानी मेरे को उसका आंसर फ्लोट में चाहिए होता, तो मैं क्या करता, यहाँ पे परसेंट एफ लगाता और इधर में क्या लिखता, फ्लोट लिखता, और ब्रैकेट के अंदर में ए डिवाइडेड बाय बी कर देता। अब ये जो कन्वर्जन होगी ना मेरी, ये होगी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन।
अच्छा मैंने शायद ब्रैकेट उल्टा लगाया है, मेरे को फ्लोट को ब्रैकेट के अंदर डालना होगा और यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b कर दूंगा। तो यहाँ भी अब जो मेरी कन्वर्जन होगी ना, ये मेरी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होगी, क्योंकि अब देखो मेरे पास का आंसर क्या आएगा। तो देखो अब मेरे पास का आंसर क्या आ गया, 3.33। क्योंकि मेरे को क्या करना पड़ा यहाँ पे, इसकी इसकी डेटा टाइप चेंज करनी पड़ी, क्योंकि फ्लोट वैल्यू तो फ्लोट में स्टोर होगी। इसके बाद मेरे को अब ये ए और बी है ना, ये मेरे को इंटीजर आंसर देंगे। देखो अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, ये फ्लोट को हटा दूँ यहाँ से, और अब अगर मैं इस कोड को यहाँ से इसको रन करूँ, तो देखो मेरा कोड चला और मेरे को उसने आंसर किया था 3.00 ना कि 3.33। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंपाइलर ने देखा कि आपका ए और बी तो इंटीजर था, तो आपको ये इंटीजर ही आंसर दिया, उसने 3 दे दिया। क्योंकि आपने इधर परसेंट एफ रखा था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट जैसे ही मैंने बाहर यहाँ पे फ्लोट लगा दिया ना, ए डिवाइडेड बाय बी से पहले, यानी कि मुझे पता था कि आंसर चाहे जो भी आए, अगर इसका आंसर इंटीजर भी आता है तो भी तुम मेरे को फ्लोट के फॉर्म में ही रिटर्न करो, ताकि अगर कभी एक वक्त ऐसा आता है जिसमें आंसर फ्लोट आ रहा हो तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए हमने ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन देखी। बट इसका एक तरीका ये होता है कि आप एंड की जगह इधर ही फ्लोट सपोज कर लो, तो आपकी अप्रोच भी गुड हो जाएगी और आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। ये बात याद रखना कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को हम बेड अप्रोच कहते हैं, ना कि गुड अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो इससे मैं ये समझाना चाह रहा था कि आपने जब यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया एंड और एंड मेरा क्या होता है, एंड आंसर देता है। बट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की जब बात आती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में, तो यहाँ पे एंड, और अगर एंड प्लस एंड होगा ना, तो ये मेरे को फ्लोट आंसर भी दे सकता है, और अगर फ्लोट प्लस फ्लोट होगा तो मेरे को इंट आंसर भी दे सकता है। इंट प्लस फ्लोट फ्लोट आंसर देगा, बट वो मेरे को इंट आंसर भी दे सकता है, क्योंकि ये प्रोग्रामर के हाथ में होता है, वो क्या करता है, उसको किस टाइप का आंसर चाहिए। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये एक बेड अप्रोच है, इसे यूज़ ही ना करो। और ये आपको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी नहीं जाता होगा, क्योंकि एक बेड अप्रोच है, इसकी तरह बच्चों को मोटिवेट ही नहीं किया जाता है। सही है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसके बाद है ना, हमारे पास इसमें एक और चीज़ होती है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर, जो होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सही है, अभी ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो भाई ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है कि भाई किस ऑपरेटर को कंपाइलर सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है। अगर मैं आपको इससे इसको कोई रियल लाइफ में समझाने की कोशिश करूँ, तो ये ऐसे होता है कि भाई आपकी सपोज करो कि यार, जब आपके घर में ना अभी आप हो और आपका एक छोटा भाई पैदा हुआ है, तो आपके पेरेंट्स की सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होगी कि वो अपने छोटे जो सबसे छोटा बच्चा है उसको सबसे ज़्यादा ख्याल रखे, ताकि वो सही से ग्रो हो पाए। तो इसी तरीके से कंपाइलर भी ना कुछ ऑपरेटर को सबसे पहले प्रेफरेंस देता है, लाइक चाहता है कि पहले वो परफॉर्म करे, उसके बाद दूसरे ऑपरेटर परफॉर्म करे। सही है, ऐसा होता है ना क्लास में कोई बच्चा टीचर का ज़्यादा फेवरेट हो जाता है, तो टीचर सबसे पहले मतलब कि प्रेसिडेंस उसको देते हैं कि भाई पहले आप आओ, पहले आप करो, पहले आप करो। सही है, तो बिल्कुल ऐसा ही कंपाइलर भी करता है। कंपाइलर के भी कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं, और वो सबसे पहले उनको मतलब करता है। तो सबसे पहले अगर कंपाइलर की बात करूँ ना, तो सबसे पहली प्रेफरेंस होती है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर की, और इसके बाद प्लस और माइनस ऑपरेटर की। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, सपोज करो कि आपके पास एक एक रखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब डिमास रूल या बोर्डमास रूल। सही है ना, बोर्डमास रूल, ब्रैकेट ओपन, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हम ये भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं देखूं, मैंने बोला कि पहली प्रेफरेंस मिलती है मल्टीप्लाई को, डिवाइड को और मॉड्यूलस को, इसके बाद प्लस माइनस को, और सबसे लास्ट में होती है, सबसे लास्ट में जो प्रेफरेंस मिलती है ना, इसके बाद जो प्रेफरेंस मिलती है वो मिलती है इक्वल टू। तो अब देखो सबसे पहले मिल रही है मल्टीप्लाई का, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 4 और ये इक्वल टू एक्स। अब बाद में प्लस को मिलेगी, तो 94 इक्वल टू एक्स, फिर इक्वल टू को, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 94 हो गई। अच्छा, अगर हमारे पास सपोज करो कि ये डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब साथ में आ जाए, तो फिर क्या होगा, तो फिर किसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। तो उस केस में ना, उस केस में हमारा कंपाइलर लेफ्ट टू राइट चलता है। लाइक देखो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस बार क्या हो रहा है कि इधर भी मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है।
अब इन दोनों की सेम प्रेफरेंस होती है कि अभी कंपाइलर इनमें से किसको पहले डील करेगा। सही है, तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो भाई, क्लास है ना, 10 बच्चे लाइन से बैठे हैं, उनमें से शुरू के 3 बच्चे ना, वो तीनों टीचर के फेवरेट है। तो अब इनमें से टीचर क्या करेगा कि वो लाइन लाइन से पूछेगा, पहले आप बताओ, फिर आप बताओ, फिर आप बताओ, इसके बाद वो बाकी बच्चों के पास जाएगा। इसी तरीके से कंपाइलर की लाइन क्या होती है, कंपाइलर की लाइन होती है लेफ्ट टू राइट, यानी कंपाइलर है ना इन तरीकों से बच्चों से पूछेगा, पहले इस बच्चों से पूछेगा, फिर उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो डिवाइड से पूछेगा, और फिर इनका जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई से पूछेगा। तो कंपाइलर ये सीक्वेंस को फॉलो करेगा। अगर मैं आपको बताऊं क्या था 4 × 3, तो सबसे पहले 4 × 3 क्या होता है हमारे पास, 4 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसके बाद क्या आया लेफ्ट टू राइट में हमारे पास, मल्टी डिवाइड आ गया, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6 2, तो फिर बाद में मल्टीप्लाई बाई 2 बच गया, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है 4 होता है, तो x का आंसर क्या आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करता है। और अच्छा, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है ना, इसको हम कहते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। क्या कहते हैं, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ये होती है हमारी सेकंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बेसिकली बताती है कि आपका कोड है ना किस तरीके से रन करेगा, यानी आपका प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, वो किस तरीके से चलेगा। तो अगर मैं वापस कोड में जाऊं, तो अगर आप इस कोड को देखो, इस कोड को अभी जरा मैं हटा देता हूँ, आप इस कोड को देखो, तो इस कोड का फ्लो क्या है, सबसे पहले एक वेरिएबल बना इंट एज, फिर एक बना, आपने यूजर से पूरा एज किया, और फिर आपने एज ले ली, और इसके बाद आपने एज को प्रिंट कर दिया। यह आपका इसका फ्लो था प्रोग्राम का। तो ये जो फ्लो आता है ना, ये आता है हमारे पास कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के अंदर। और ये जो फ्लो हुआ है ना, इस फ्लो को हम कहते हैं सीक्वेंस कंट्रोल, जो हमने पढ़ लिया। तो हमारे पास कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की टोटल कुछ 4 टाइप्स होती हैं। अब 4 टाइप क्या होती है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की, तो सबसे पहली टाइप होती है आपके पास सीक्वेंस कंट्रोल। और दूसरी टाइप क्या होती है आपके पास, डिसीजन कंट्रोल। और इसके बाद वाली हमारे पास टाइप क्या होती है, डिसीजन कंट्रोल के बाद टाइप क्या होती है, लूप कंट्रोल। और लूप कंट्रोल के बाद हमारे पास टाइप होती है केस कंट्रोल। अब ये सारी क्या होती हैं, तो भाई सीक्वेंस कंट्रोल तो आपने अभी पढ़ लिया। सीक्वेंस कंट्रोल क्या होती है कि आपके प्रोग्राम की सीक्वेंस से आपका प्रोग्राम होना चाहिए, और इन सारी टाइप्स को ही मिला के आपका एक कोड सही से चलता है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ स्किप कर लेते हो ना, तो शायद आपका कोड ना भी चले। तो देखो, सीक्वेंस कंट्रोल तो हमें फॉलो करना लाजमी है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दे दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर, पहले आप वैल्यू लो और फिर बाद में वेरिएबल को डिक्लेयर करो, तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है। सही है। इसके बाद आती है डिसीजन कंट्रोल। डिसीजन कंट्रोल क्या होती है कि आप कोई डिसीजन ले लो, लाइक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो आप प्रिंट कर दो हेलो। अगर एल्स ए बी इज ग्रेटर देन ए, तो आप प्रिंट कर दो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड किन किन डिसीजन के बेसिस पे प्रिंट हुआ, अगर ये है तो आप हेलो प्रिंट कर दो, अगर दूसरी, अगर ये कंडीशन नहीं है तो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। उसी तरीके से अगर आपकी परसेंटेज 70 से ऊपर है तो आप ए ग्रेड दे दो, अगर आपकी परसेंटेज 70 से कम है तो आप बी ग्रेड दे दो। तो ये यार डिसीजन बेस होते हैं। सही है। इसके बाद होता है लूप इंस्ट्रक्शन। लूप के यार, लूप में हम इस तरीके से करते हैं कि आप कितने टाइप की है। अगर आप सपोज करो कि मेरे पास क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, तो मैं, मेरा लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए, 10 दफ़ा चलना चाहिए, ताकि मैं 10 दफ़ा स्टूडेंट का डेटा ले सकूँ। तो ये आता है लूप इंस्ट्रक्शन के अंदर। और केस इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि आप केस के हिसाब से चलते हो। केस के हिसाब से कैसे, कि अगर मंडे है तो मेरी कॉलेज है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है तो मेरी कॉलेज है, बट जैसे ही सैटरडे संडे आया तो इस केस में मेरी छुट्टी है। मंडे टू फ्राइडे के केस में मुझे कॉलेज जाना है, बट सैटरडे टू संडे के केस में मेरे को छुट्टी करनी है। ये होता है आपका केस इंस्ट्रक्शन, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सही है। तो ये सब कुछ हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन के अंदर। और इंस्ट्रक्शन के अंदर है ना, इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑपरेटर्स। इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आई होप आ गई होगी। तो अगर मैं आपको उनका कोड करके बताऊं, तो सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन का कोड तो मैंने आपने पहले ही देख लिया था। और डिसीजन इंस्ट्रक्शन है ना, ये आप पढ़ोगे इफ एल्स के अंदर। कंडीशन, सही है, इफ अगर ये है तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस, जो हम आगे आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लूप्स भी पढ़ेंगे और केसेस के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। ठीक है। और तो इसके बाद आते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स। सही है। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं हम लोग देखेंगे वो। तो अगर मैं आपको ऑपरेटर्स का बताऊं, तो हमारे पास है ना टोटल 6 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। कितने टाइप के, 6 टाइप के। सबसे पहले होता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर,
इसके बाद होता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, और इसके बाद होता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर, और फिर होता है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर, और फिर होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके बाद होता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। अब ये सारे ऑपरेटर क्या होते हैं? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने पहले डिस्कस कर दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। और रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होते हैं, सही है, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद होता है लॉजिकल ऑपरेटर, सही है। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, इससे पहले अगर मैं आपको रिलेशन ऑपरेटर बताऊं कि रिलेशन ऑपरेटर के बारे में अगर बताऊं तो क्या क्या होता है, जैसे कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, क्या ये इससे बड़ा है और क्या ये इससे छोटा है, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, या दोनों इक्वल है, या दोनों लेस देन है या लेस देन इक्वल है, या दोनों नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल है। तो ये सारे के सारे रिलेशन ऑपरेटर में आते हैं, और इनका मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इसके बाद होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड और नॉट, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में होते हैं। इसके बाद हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं 0 या 1 में, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर होते हैं ना वो 0 या 1 की लैंग्वेज समझते हैं, तो उसके लिए हम बिटवाइज देते हैं, बट ये हम शायद ही देखें क्योंकि इसका इतना कोई काम नहीं होता है हमारे इस प्रोग्रामिंग के अंदर। इसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू जो होता है वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो वैल्यू को असाइन करता है किसी वैल्यू के अंदर, सही है, लाइक ए इज इक्वल टू 10। तो इक्वल टू जो हुआ ना वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ, जिसने 10 ए के अंदर 10 असाइन कर दिया, 10 को ए के अंदर असाइन कर दिया। इसके बाद होता है टर्नरी ऑपरेटर, सही है। तो टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, जो होता है कंडीशंस, कंडीशनल, यानी कि इफ कंडीशन चेक करते हैं ना कि अगर अगर इफ इसका ग्रेड इक्वल इक्वल टू 70 है, या ग्रेड इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, तो उसको आप ए ग्रेड दे दो। अगर इसकी परसेंटेज लेस देन इक्वल लेस देन 70 है तो उसको आप बी दे दो। तो ये होते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो देख लिए, तो अब हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास आते हैं 3-4 टाइप के ऑपरेटर, जो मैंने आपको बताया ना, इफ ग्रेड इज इक्वल इक्वल टू 70 है तो आप इसको ए दे दो, अगर ग्रेड इज लेस देन इक्वल टू 70 है तो आप इसको बी दे दो। तो ये होते हैं ना, इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर हो गया हमारे पास, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, सही है, लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू हो गया, या नॉट इक्वल टू हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, सही है। तो अब है ना, हम बारी बारी से ऑपरेटर का टेस्ट करते हैं, बट इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये है ना, आपको या 0 या 1 रिटर्न करेंगे, यानी ट्रू या फॉल्स बताएंगे। तो अगर मैं बताऊं ए की वैल्यू, आप लोग सपोज करो हमारे पास ए इज इक्वल टू 10 है और बी इज इक्वल टू 5 है, हमने पूछा ए इज इक्वल इक्वल टू बी, तो आपको हिसाब से इसका आंसर क्या, ट्रू है फॉल्स होगा? तो ऑफकोर्स फॉल्स होगा, तो इसने आपको आंसर दे दिया 0, सही है। और अगर हम एक और वेरिएबल बनाते सी इज इक्वल टू 5, और अब हम रखते बी इज इक्वल इक्वल टू सी, तो इसका आंसर क्या आता, 1 आता, यानी ट्रू। इसी तरीके से अभी देखो, अभी मैं ये करता ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका आंसर क्या आता, ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 5 थी, तो उसका आंसर 1 आता। या फिर मैं ये कर सकता था, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो भाई बी ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू सी है, तो फिर इसका आंसर भी 1 आया था। इसी तरीके से अगर मैं ये करता बी इज लेस देन सी, ऐसा है नहीं है क्योंकि बी और सी आपस में इक्वल है, तो इसका आंसर क्या था, 0 आता। और अगर मैं ये करता ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो भाई ये बिल्कुल सही है, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो उसका आंसर बनाता। तो इसी चीज़ को अगर मैं आपको कोड में करके दिखाऊं, इस रिलेशनल ऑपरेटर्स को मैं आपको कोड में करके दिखाऊं, तो क्या ऐसा होगा, मैंने कर दिया एंड ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20। अब मैं करता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे करता हूँ मैं अपना परसेंट डी, और इधर करता हूँ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो देखते हैं इसका क्या आंसर मिलता है, ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है। तो अब अगर मैंने इसको चलाया तो मेरे को इसका आंसर क्या मिला, 0 मिला, क्योंकि फॉल्स है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को बड़ा कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं 30 कर देता हूँ, और अब अगर मैं इस कोड को चलाऊँ तो मेरे पास देखो आंसर आ गया 1, यानी ये बिल्कुल सही बात है।
अब इसके बाद मैं करता हूँ, एक और वैल्यू बनाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20। अब हम देखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि ए ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू बी जरूर है। इसी के साथ में चेक करता हूँ ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है, तो है हमारे पास ए इज इक्वल टू बी है। अच्छा, इन सारे ऑपरेटर का यूज केस क्या होगा वो भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं लेस देन, तो इसको मैं हटाता हूँ, इधर मैं करता हूँ लेस देन की साइन, ग्रेट लेस देन की साइन लगा देता हूँ, सॉरी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेस देन, और इधर मैं कर देता हूँ 5। अब अगर मैं इस कोड को यहाँ से चलाऊँ तो ए इज लेस देन बी है, तो ए इज लेस देन बी है, तो उसका आंसर आ गया 1 यानी ट्रू। तो इस तरीके से हम इन ऑपरेटर्स का, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और एक और चीज देख लेते हैं, क्या हमारे पास ए नॉट इक्वल टू बी है, तो भाई ये कंडीशन भी हमारी एकदम सही होनी चाहिए, और इसका आंसर भी क्या आना चाहिए हमारे पास, ट्रू, जो आ गया ट्रू 1। सही है। तो ये थे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो ऑपरेटर आते हैं ना, वो होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। सही है। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास आते हैं सबसे पहले एंड ऑपरेटर, जिसकी साइन ये होती है। इसके बाद आता है और ऑपरेटर, और इसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर, और फिर नॉट। अब ये क्या करता है, इसमें इसमें हम बेसिकली कुछ कंडीशंस को चेकआउट करते हैं। सही है। जैसे कि आपके पास अभी मैंने आपको बताया ना, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। आप सपोज कर लो एक एंट ए है जिसकी वैल्यू 10 है, बी है जिसकी वैल्यू 5 है, और सी है इसकी वैल्यू भी 10 है। तो अभी इसमें ना हम दो कंडीशन रखते हैं, जैसे कि हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी है, एंड बी इज इक्वल इक्वल टू ए है। अगर ये दोनों कंडीशन सही होगी ना, तो ही हमारे पास 1 आंसर आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी है, हाँ है, तो इसका आंसर तो 1 आ गया। अब बी इज इक्वल टू ए है, तो इसका आंसर 0 है। तो यानी इस केस में हमारे पास एंड ऑपरेटर क्या काम करेगा, अगर दोनों ही वैल्यू यहाँ पे 1 1 होती, तो हमारे पास ये आंसर 1 लाता, अदरवाइज ये आंसर क्या लाएगा, 0 लाएगा। ये होता है एंड ऑपरेटर का काम। अब इसके बाद आता है और ऑपरेटर, जो हम इस एंड की जगह हम क्या लगाएंगे, और ऑपरेटर लगा देंगे बस। अब ये और ऑपरेटर क्या काम करेगा, ये काम करेगा अगर n में से एक भी वैल्यू सही होगी, यानी एक भी वैल्यू का आंसर 1 होगा, तो हमारे पास स्क्रीन पे 1 प्रिंट होगा। तो a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन b, और a इज इक्वल टू b। तो इसमें से इसका आंसर 1 था, इसका आंसर 0 था। सही है, ऐसा ही था। तो इस केस में हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, क्योंकि एक तो आंसर सही आ रहा है। इसके बाद आता है नोट ऑपरेटर। अब नोट ऑपरेटर का काम क्या होता है, सपोज करो आपको पता है कि a इज ग्रेटर देन b है, बट जैसे ही मैं इसके बाहर अगर नोट लगा दूंगा ना, अगर मैं खाली a इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन b करता तो मेरे आंसर 1 आता, बट मैंने जैसे ही इसके बाहर नोट लगा दिया, तो इसके बाद मेरे को इस पूरी का आंसर क्या मिलेगा, इस पूरे का आंसर मिलेगा 0। ये करते हैं हमारे नोट ऑपरेटर का, यानी आंसर को उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्ट। तो अगर ये चीज मैं आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले आपको पता है a नॉट इक्वल टू b है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बट जैसे ही मैंने इसके आगे नोट लगा दिया ना, तो देखो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर मेरे पास फॉल्स आ गया। अब अगर मैं यहाँ से नोट हटाता हूँ और फिर मैं इसको चलाता हूँ, तो देखो मेरे पास आंसर 2 आ गया। तो देखो नोट ऑपरेटर क्या काम कर रहा था, आपके आंसर को इन्वर्ट कर देता था। अब अगर मैं लेस देन और इक्वल टू की बात करूँ, तो भाई मैंने सपोज करो पहली कंडीशन डाली ए इज नॉट इक्वल टू बी, जो बिल्कुल मेरा ट्रू है। इसके बाद मैंने एंड एंड का केस लगाया, और यहाँ पे रखा ए इज इक्वल टू बी। अब देखो इसमें दोनों केसेस मेरे फॉल्स है, पहला केसेस ट्रू है, दूसरा केस फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, मेरे पास फॉल्स आना चाहिए, जो आ गया 0। अब अगर मैं यहाँ पे एंड एंड की जगह और लगाता, सही है, और लगाता, ओ सॉरी नोट नोट लगा दिया, मेरे को लगाना था और अब अगर मैं चलाऊं, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो 1 ही आ गया, क्योंकि मेरी एटलीस्ट एक कंडीशन तो सही है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, अब है ना ऑपरेटर की भी कुछ ना कुछ प्रेसिडेंस होती है, कि अगर आप ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर लाइन लाइन से लिख लेते हो ना, कि आपने पहले ये लगाया, उसके बाद दूसरा ऑपरेटर एंड एंड यूज कर दिया, फिर आपने कोई और ऑपरेटर यूज किया, तो उस वक्त कंपाइलर किस ऑपरेटर को सबसे पहले प्रेसिडेंस देगा, सही है ना। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ऑपरेटर प्रेसिडेंस में क्या होगा, अब हम देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस।
इसमें होगा सबसे पहले जो होती है ना प्रायोरिटी, वो होती है सबसे पहले नोट ऑपरेटर की। नोट के बाद आपको मिलती है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर की। सही है। इसके बाद आपको प्रायोरिटी मिलती है प्लस या माइनस ऑपरेटर की। सही है। और इसके बाद आपको प्रायोरिटी मिलती है इक्वल इक्वल टू, ओ सॉरी, इसके बाद आपको प्रायोरिटी मिलती है ये लेस देन या लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी अगर प्रोग्राम में ये सारे ऑपरेटर होंगे ना, तो अगर जहाँ पे प्रोग्राम यूजर को ये ऑपरेटर मिलेगा वो उसको लेगा। सही है ना। और आपको पता है कि अगर इन प्रेफरेंस में जो ऑपरेटर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, लाइक अगर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई पर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो फिर वो प्रोग्राम कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेगा? लेफ्ट टू राइट फॉलो करेगा, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। सही है। इसके बाद जो प्रेफरेंस मिलती है ना, वो मिलती है इक्वल इक्वल टू से लेके इक्वल इक्वल टू और फिर नॉट इक्वल टू को। और इसके बाद मिलती है एंड ऑपरेटर को, और एंड के बाद मिलती है और ऑपरेटर को, और के बाद मिलती है इक्वल टू ऑपरेटर को। तो अगर मैं आपको ये लिस्ट दिखाऊं, तो ये हमारे पास कुछ थी ऑपरेटर प्रेसिडेंस की लिस्ट। सही है। जो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आप सपोज करो कि भाई मेरे पास है ना ये मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर है ना, ये बार बार आ रहा है, तो क्या करेगा प्रोग्राम हमारे पास कंपाइलर? लेफ्ट टू राइट करेगा। यानी पहले लेफ्ट टू राइट चलेगा, पहले इन सारे ऑपरेटर को कवर कर देगा, और इसके बाद जो बचा फिर उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस पे शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस चलती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ना नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर आता है, जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। सही। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर से आप समझ गए कि भाई किसी वेरिएबल के अंदर कोई ऑपरेटर ऐसा जो वैल्यू को असाइन करता हो, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सही है। तो अब अगर मैं इसको डिटेल से आपको पढ़ाऊं, तो मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की हेडिंग डाल दी। जरा राइटिंग को इग्नोर करना। असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसमें क्या होगा? तो इस ऑपरेटर में ना आपके पास कुछ ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू, इसके बाद होता है आपके पास प्लस और इक्वल टू, इसके बाद होता है माइनस इक्वल टू, इसके बाद होता है मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसके बाद होता है डिवाइड इक्वल टू, इसके बाद होता है मोड इक्वल टू। अब मैं आपको सारे ट्राई नहीं करूंगा, मैं आपको एक दो ट्राई करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद अपने ओन से ट्राई करना। तो हम सबसे पहले इक्वल टू के ऑपरेटर देखते हैं। इक्वल टू क्या करता है? मैंने बोल दिया ए इज इक्वल टू 10, इसने क्या कर दिया? ए के अंदर 10 वैल्यू को असाइन कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि आप इस ए के अंदर 10 वैल्यू और प्लस करो, तो आप क्या करोगे? ऐसा रखोगे ए इज इक्वल टू ए प्लस 10। अब इसने क्या कर दिया? ए की वैल्यू पहले 10 थी, तो यहाँ पे आ गया 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। अब ए की वैल्यू 20 होगी। बट आप, मैं कह रहा हूँ कि आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, और वो तरीका क्या होगा? आप ऐसा रख सकते हो ए प्लस इक्वल टू 10। इससे भी क्या काम होगा? ए के अंदर आप प्लस कर दो 10 को, इसका आंसर भी 20 आएगा। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। इसी तरीके से आप यहाँ पे माइनस कर दो, यानी ए की वैल्यू के अंदर 10 और माइनस कर दो, तो आप माइनस कर लोगे। आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इसके अंदर डिवाइड कर दो, तो डिवाइड भी कर सकते हो। सही है। आप में इसका मोड ले लो, तो आप यहाँ पे प्लस की जगह मोड लगा दो। तो अब ये चारों के चारों साइन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो हमने अभी ऊपर देखा, ये रहा यहाँ पे। सही है। अब जरा मैं आपको इसका कोड करके दिखा दूं, तो इसका कोड क्या होगा? मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करता हूँ। प्रिंट एफ कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया %d, कोमा ए को मैंने यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दिया। अब मैं करता हूँ ए प्लस इक्वल टू 10। अब वापस से जरा मैं ए को प्रिंट करता हूँ। सही है। और इससे पहले मैं एक और चीज करता हूँ, ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, और फिर मैं यहाँ पे भी ए को प्रिंट करता हूँ। और एक और चीज करता हूँ, यहाँ पे ना \n भी लगा देता हूँ, ताकि मेरी लाइन स्विच हो जाए। तो अब देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए। सबसे पहले इस लाइन में 10 प्रिंट होगा। सही है। और फिर इस लाइन में मेरा 20 प्रिंट होगा। ए की वैल्यू के अंदर 10 और प्लस कर दिया, और इसके बाद जो ये लाइन है इसमें मैंने वापस से 10 प्लस कर दिया, यानी 30 आंसर होगा। तो अपने हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। सही है। तो अब जरा मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँ, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो देखो 10 20 30 यही है, यानी ये वाली चीज और ये वाली चीज का सेम ही काम है। अभी आप इसके अंदर माइनस लगा के देख लो, मल्टीप्लाई लगा के देख लो, डिवाइड लगा के देख लो, मोड लगा के देख लो, आपको यही काम होके मिलेगा। सही है। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी चीज़ आप खुद ही ट्राई करो। अच्छा, इसके बाद है ना, ये हमारे कुछ चीज़ें थी जो हमने इसमें कवर की।
अभी हम लोग है ना कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो गाइस अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को बताऊं तो मैंने ट्राई किया कि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स इधर कवर किए ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर इंस्ट्रक्शंस के अंदर, तो उसके हर टॉपिक के मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस आपको मतलब कि इधर दिए हुए हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको इनमें से एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँ और बाकी क्वेश्चन आपको समझा दूँ। बट समझाने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कि समझो, आप पहले मतलब खुद ही इसको ट्राई करो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू करो। ये पार्ट ऐसा है कि मैं इस पार्ट में आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप मेरी पूरी वीडियो देखो, मैं चाहता हूँ कि बस आप वीडियो को स्किप करके आप क्वेश्चंस को देखो ताकि आप खुद ही इनको ट्राई कर सको। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो फिर आप मेरी वीडियो को देखो, सही है। तो शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले है हमारे पास डिक्लेयर एंटीजर वेरिएबल काउंट एंड अ कैरेक्टर वेरिएबल नेम ग्रेड, इनिशियलाइज काउंट विद 10 एंड ग्रेड विद ए, सही है। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। आप क्या कह रहे हैं कि आपको मतलब कि दो वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। मैं ज़रा यहाँ पे इस क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूँ, सही है, और इसको ज़रा मैं ऐसे करता हूँ ताकि मेरे को समझ में आ जाए क्वेश्चन। अब क्या कह रहे हैं, आपको ना दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, एक काउंट नाम का और इसकी वैल्यू देनी है 10। ये कह रहे हैं इनिशियलाइज करनी है, ना कि आपको यूज़र से लेनी है। तो उसको मैं इनिशियलाइज कैसे करूँगा, तो एक मेरे को काउंट इंटीजर बनाना है, तो मैंने कहा इंट और काउंट इज इक्वल टू 10, और एक मेरे को क्या करना है, ग्रेड को इनिशियलाइज कराना है, और ग्रेड क्या है मेरा, एक करेक्टर होगा, सही है। तो मैं चार नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, चार ग्रेड, और इसको इक्वल टू, अब ग्रेड को डिक्लेयर करने के लिए आप सबसे पहले सिंगल कोमा लगाते हो, उसके अंदर ग्रेड जो आपको वेरिएबल लिखना है करेक्टर का वो रखते हैं ना। तो करेक्टर को हम इस तरीके से डिक्लेयर कर रहे होते। तो हमारे पहला सवाल इतना कुछ हार्ड नहीं था, बस सिंपली ये था कि आपको ग्रेड को डिक्लेयर करना है, सही है। तो इसी का अगर दूसरा क्वेश्चन दिखाओ तो उसमें क्या कहते हैं, डिक्लेयर 3 वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप्स एन इंटीजर नेम num1, अ फ्लोट नेम num2 एंड अ डबल नेम num3, सही है। तो मैंने अभी तक आपको डबल की डेटा टाइप नहीं पढ़ाई है, बट डबल का मैं आपको बता देता हूँ। डबल की डेटा टाइप यूज़ होती है बस सिंपल, जैसे इंटीजर फ्लोट यूज़ करते हो ना, तो इंटीजर और फ्लोट्स की ना कुछ रेंज होती है कि लाइक अगर मैं आपको बताऊँ कि आप, अगर इसकी आपको मैं रियल लाइफ बताऊँ कि डबल की क्या मतलब हुआ, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि यार कोई शख्स है ना, उसकी कोई ना कोई लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकता। उसी तरीके से इंटीजर की कोई ना कोई लिमिट होती है, फ्लोट की कोई ना कोई लिमिट होती है, वो उनसे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो एक चीज़ आती है वो डबल आती है। तो आप चाहे फ्लोट यूज़ करो या चाहे डबल यूज़ करो, बात सेम ही है। बट ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि जब आप मतलब कि किसी से पैसे ले रहे होते हैं ना, या अगर आपको कोई अमाउंट गेट करनी हो तो उसमें हम डेटा टाइप यूज़ करें, डबल यूज़ करें, जिसमें आपको लगता है कि यार ये ज़्यादा नंबर दे सकते हैं मेरे को, तो उसमें आप है ना डबल की डेटा टाइप यूज़ करते हो। और वेरिएबल तो सिंपल वैसा ही बनेगा। तो ये सवाल भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सिंपली क्या होगा, मैंने एक इंट बनाया num1 और इसकी वैल्यू दे दी 10, फ्लोट बनाया num2 और इसकी वैल्यू दे दी 2.2। इसी तरीके से मैंने एक और बनाया डबल। अब देखो डबल ऐसे लिखते हैं, और num3 और इसकी वैल्यू दे दी मैंने, कुछ भी दे दो आप, इंटीजर दो या फ्लोट दो, कोई ऐसा फर्क पड़ेगा ही नहीं इससे। तो मैं इसको देता हूँ 333.33, इसी में रैंडम नंबर दे दिया। अब अगर मैं इन सारी चीज़ों को प्रिंट करूँ तो इन दोनों को तो आपको पता है फ्लोट और इंटीजर का कैसे प्रिंट होता है, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे परसेंट डी ओ सॉरी इधर आएगा %f। और डबल में भी है ना, डबल भी हमारी एक टाइप की फ्लोट होता है, तो उसमें भी मैं %f ही लिखूंगा। डबल एक इंटीजर नहीं होता है, डबल एक फ्लोट होता है। अब इसके आगे मैं क्या रखूँगा, num1 कोमा num2 कोमा num3। और अब ज़रा मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरा VS कोड रन होने में, पता नहीं क्या इसका मसला आ गया है। तो हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे अभी और हम सिर्फ प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे। तो देखो आ गया 10 2.2000 और 3.333300, सही है। और ये मैंने आपको बता दिया, अगर मेरे को पॉइंट के बाद जितने जीरो प्रिंट करना है तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा फ्लोट .2, सही है। और अच्छा इसमें मैं दो ही लगाए सही। अब अगर मैं आपको वापस से चला के दिखाऊँ तो देखो मेरा पॉइंट के बाद दो दो डिजिट आ रहा है प्रिंट कर रहा है। तो ये हमने आसानी से कर लिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिक्लेयर अ कांस्टेंट इंटीजर नेम मंथ इन ईयर एंड सेट इट वैल्यू टू 12। तो भाई हमें डिक्लेयर करना है कांस्टेंट वेरिएबल, सही है। और कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल ये होता है कि अगर हमें किसी चीज़ को चेंज ना करना हो, लाइक क्या आप चेंज कर सकते हो मंथ्स को 13 कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ करो। और ये कुछ वो ऐसे जो हमने चैप्टर 1 में भी देखे थे। तो मैं सिंपली यहाँ पे कांस्टेंट रखूंगा। अगर किसी भी चीज़ को मेरे कांस्टेंट बनाना है और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ मैं चेंज ही ना कर पाऊँ अपनी ज़िंदगी में कभी, उसके आगे मैं सिंपली कॉन्स्ट रख दूंगा, कॉन्स्ट और इंट। अभी मैं इधर रख रहा हूँ मंथ और इसको इक्वल करता हूँ 12 पे। अब देखो मैं ना ये मेरी बात में सेट नहीं करता था, मैंने कॉन्स्ट इंट मंथ का लिख दिया ना, और अगर अब मैं यहाँ पे लिखता मंथ इज इक्वल टू 12, तो देखो मेरा एरर आ गया, क्योंकि बोलेगा कि मंथ आपका अनडिफाइन है या फिर इसको आपकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते आप।
इसलिए मेरे को कांस्टेंट वेरिएबल को हमेशा इनिशियलाइज के साथ ही डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इधर ही करूँगा। और अब अगर मैं करूँगा ना, जैसे मंथ को प्लस प्लस करता हूँ, इसका मतलब कि मंथ में आप मेरी वैल्यू को प्लस प्लस करके वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, तो ये भी मेरा नहीं करेगा, क्योंकि आप ये सिर्फ रीड ओनली हो जाएगा। इस तरीके से मैंने मंथ को डिफाइन किया और उसको प्रिंट मैं वैसे ही करूँगा जैसे मैं पहले करता हूँ। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या आता है मेरा, डिक्लेयर वेरिएबल नेम यूजर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग टाइप अभी हमने डिस्कस नहीं की है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम यहाँ से सिंपली स्किप कर देंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी। अब है डिक्लेयर अ पॉइंटर, और पॉइंटर भी हमने डिक्लेयर यूज नहीं सीखे अभी, तो उस पॉइंटर के क्वेश्चन को भी हटा देते हैं। इसके बाद आते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में। तो इसका क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू इनपुट अस इनपुट एंड कैलकुलेट देयर सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी डिवाइड। तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, क्योंकि मैं करा चुका हूँ आपको। इसके बाद आप क्या करोगे, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम, नंबर 1 में हम सबसे पहले यूजर से 2 वैल्यू लेंगे, num1 num2, और फिर एक सम का वेरिएबल बनाएंगे एंड, एक हमने डिफरेंस का वेरिएबल बनाएंगे जो होगा मेरा इंट होगा, और एक मेरा प्रोडक्ट का वेरिएबल बनाऊंगा जो होगा मेरा क्या, वो भी इंट होगा, बट जो क्वेश्चन का वेरिएबल होगा वो मेरा क्या होगा, क्वेश्चन का वेरिएबल मेरा होगा अपना फ्लोट। और बाकी अभी आपको पता है जब मेरा ये वैल्यू फ्लोट में आंसर देगा, तो मैं आपको पता है इस वाली चीज़ में मेरा एक चीज़ आ रही होगी, वो क्या होगी, हम इसमें इम्प्लिसिट या इसमें हम एक्सप्लिसिट वो करेंगे। चलिए तो इसको ज़रा देख लेते हैं एक बार, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का बताऊंगा और कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो मैंने बनाया एंड num1। अच्छा मेरी मानो तो आप ये जो num1 num2 है ना, इस num1 num2 की डेटा टाइप पे फ्लोट रखो, क्योंकि जब भी आप ऐसी चीज़ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप इनको फ्लोट रखो ताकि आपका एरर आ ही नहीं ना, और आपको ये एक्सप्लिसिट के ऊपर जाना ही ना पड़े। तो मैं इसको फ्लोट ही रख के करूँगा, फ्लोट num1 num2। अब डिवाइड कैसे करूँगा, मैं फ्लोट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा डिवाइड का, फ्लोट डिवाइड इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय num2, ये हो गया। और एक और चीज़ इसमें होगी, आप क्या करोगे कि जो num1 num2 की वैल्यू लोगे ना, वो आप यहाँ पे यूज़र से स्कैनअप करके ले लोगे। यहाँ पे मैं यूज़र से वैल्यू ले लूँगा, यूज़र इनपुट, बट मैं वो वैल्यू आपको लेके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आती होगी, क्योंकि मैं ये चीज़ करा चुका हूँ। और सेम इसी तरीके से आप फ्लोट सम बनाओगे, फ्लोट वो बनाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि यूज़र आपको कैसे नंबर देगा, फ्लोट देगा इंटीजर देगा, अगर इंटीजर देगा तो वो भी फ्लोट में चल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसकी डेटा फ्लोट ही रख दी है। इसके बाद क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल गिवन इट रेडियस, यूज द वैल्यू ऑफ पाई एस 3.142, ये आप यूज़ कर देना वैल्यू। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो इस सवाल का कैसे हम कर सकते हैं, आप वैल्यू है ना रेडियस के अब यूज़र से लोगे, तो मैं यहाँ पे फ्लोट रेडियस लिख लेता हूँ, और यूज़र से आप वैल्यू ले सकते हो स्कैन एफ करके अपना पर्सन एफ कोमा एम पर्सन टू रेडियस। तो इस तरीके से मैंने यूज़र से वैल्यू ले ली, और ऊपर मैं ज़रा पाई की वैल्यू भी रख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा पाई मेरा कांस्टेंट वेरिएबल है, तो मैं इसको कांस्टेंट वैल्यू भी बना सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ, कॉन्स्ट पाई इज इक्वल टू 3.142, बट हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया इसको कांस्टेंट बनाओ ना बनाओ, तो मैं इसको कांस्टेंट नहीं बना सकता हूँ, तो मैं कांस्टेंट बना सकता हूँ नहीं भी बनाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सिंपली ये कांस्टेंट यहाँ से हटा देते हैं, और ये इधर कोमा नहीं आएगा, पॉइंट आएगा, सही है। और इधर एरिया ऑफ सर्कल है ना, तो फ्लोट एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। स्क्वायर यही होता है ना कि आप दो चीज़ों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा कोड चल गया, और आप यहाँ पे प्रिंट एफ करके यहाँ पे मैं पर्सन एफ कोमा और इधर मैं एरिया लिखा। तो अगर मैं पहले आपको एक कोड रन करके दिखाऊँ, बट इससे पहले ना मैंने यहाँ पे फ्लोट है और एरिया को प्रिंट करने के लिए मैंने परसेंट डी लिखा है, तो इसको मैं ज़रा यहाँ से पर्सन एफ करता हूँ, और फिर अगर मैं अपना कोड को रन करूँ यहाँ से, तो ये आ गया एंटर रेडियस, तो मैंने रेडियस डाल दिया 4, तो मेरे पास वैल्यू देखो आ गई 50.27199। सही है, इस तरीके से मेरा रेडियस प्रिंट हो गया। अब ज़रा हम आगे बढ़ें, तो आगे वाला क्वेश्चन में क्या कहता है, given the initial velocity, acceleration and the time, calculate the final velocity using the equation. The final velocity is equal to initial velocity plus acceleration multiplied by time. अच्छा एक और चीज़ याद रखना कि ना आप यहाँ पे स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हो जब आप वेरिएबल बनाते हो, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपली स्पेस को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। इसके बाद क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट यूजिंग द फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सेल्सियस नाम का वेरिएबल बनाना है सी नाम का, और सी आपको यूज़र से लेना है, और उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। और इसके बाद है ना, ये सवाल आप
स्किप कर देंगे क्योंकि ये सवाल आपका लूप से हो सकता है। कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, तो इसको हम ज़रा स्किप कर देंगे और ये हम देखेंगे जब हम लूप्स पे आएंगे तब देखेंगे। सही है। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स के सवाल किया, राइट अ प्रोग्राम डेट चेक इफ द गिवन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये सवाल बड़ा ही ईजी है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें सिंपली हमारा ट्रू फॉल्स प्रिंट होगा कि अगर हमारा इंटीजर पॉजिटिव है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं ज़रा कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे एक एंट नम बनाता हूँ और प्रिंट एफ करता हूँ, इधर से पूछता हूँ एंटर नम। अब देखो इसकी कंडीशन क्या होगी, मैं चाहता हूँ आप खुद थोड़ा अज्यूम सोचो उस कंडीशन को। तो कंडीशन क्या हो जाती है, हम भाई अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या प्रिंट कर दो, 1 प्रिंट कर दो, अदरवाइज हमारे पास 0 प्रिंट कर दो। बस हम ये 1 0 कुछ भी नहीं करें, हम बोलो सिम प्रिंट एफ में क्या रखूंगा, नम ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो मेरे पास खुद में खुद 1 प्रिंट हो जाएगा, अगर लेस देन 0 हुआ तो यानी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। इतना इजी सवाल है, स्कैन एफ करके और यहाँ पे मैंने कर दिया %d कोमा m%2 नम और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा प्रिंट एफ और इधर रखूँगा %d कोमा नम इज ग्रेटर देन 0। बस इतनी ज़्यादा कोड चाहिए। अगर नम ग्रेटर देन 0 हुआ तो मेरे को 1 मिलेगा, अगर नम ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तो मेरे को 0 मिल जाएगा, बस इतना सा है इसमें। और अगर इफ एल्स का हम यूज़ करते हैं तो आपको पूरा प्रिंट हो जाएगा नम इज नॉट ग्रेटर देन 0, और वो हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। तो मैं नंबर डालता हूँ 3, तो देखो मेरा 1 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर इस कोड को मैं यहाँ से वापस चलाऊँ और अब मैं नंबर डालता हूँ -2, तो मेरे पास 0 प्रिंट हो गया। बट एक और चीज़, आप एक और चीज़ देखना, मैंने यहाँ पे नंबर डाला 0 तो मेरे पास 0 प्रिंट हुआ, बट भाई 0 तो पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी कंडीशन हम थोड़ी सी चेंज करेंगे। इफ नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो हमारा आप प्रिंट कर दो 1, अदरवाइज आप प्रिंट कर दो 0। तो इस कोड को भी ज़रा चला के देख लेते हैं एक दफ़ा। अब मैं 0 डालूँ तो क्या आया भाई, मेरा 1 आ गया। तो आई होप आपको ये सवाल भी सही से समझ में आ गया होगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और क्या है, चेक वेदर अ करेक्टर इज अ वोवेल और अ वोवेल हमारे पास क्या होते हैं, A E I O U और बाकी सारे कॉन्सोनेंट रहते हैं। तो हम ये कर सकते हैं एफ, यानी प्रिंट एफ में करूँगा कि अगर 4 जो मेरा वेरिएबल का नाम है, लाइक देखो 4 और मैं इधर देता हूँ नेम या 4 अल्फ़ा कुछ दे देता हूँ और यहाँ से स्कैन एफ करता हूँ और इधर मैंने कर दिया पर्सन सी कोमा m%2 अल्फ़ा। अब देखो अगर इफ अल्फ़ा इज इक्वल टू ए और अल्फ़ा इज इक्वल टू बी और अल्फ़ा इज इक्वल टू ए इक्वल टू आई इक्वल टू ई इक्वल टू ओ इक्वल टू यू, तो जब ये सारी कंडीशन होगी तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी फिर कॉन्सोनेंट है। तो देखो यहाँ पे मैं करता हूँ %d, यानी इधर मेरा %d आ गया और इधर मेरा क्या आएगा। अच्छा मैं नाम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना, अल्फ़ा नहीं रखता हूँ, ए लिख लेता हूँ, या चलो अल्फ़ा ही रहने देते हैं इसको, कोमा अल्फ़ा इज इक्वल टू ए हो या यानी और इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, या मेरा अल्फ़ा इक्वल टू ए ई हो अरे भाई इसको ज़रा क्लोज करते हैं, या मेरा अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ई आई हो, या मेरा अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ई आई ओ हो, या फिर मेरा अल्फ़ा इज इक्वल टू यू हो। तो मेरा प्रिंट क्या करेगा, ये 1 कर देगा, अदरवाइज मेरा प्रिंट 0 कर देगा। तो इस कोड को मैं यहाँ से चलाऊँ तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं डाली थी, तो उस वजह से मेरा प्रिंट की स्टेटमेंट शो नहीं हो रही। मैं यहाँ सिंपली डालता हूँ ए, तो मेरा देखो 1 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से मैं अगर इसको वापस से चलाऊँ और अब मैं डालता हूँ क्यू, डालता हूँ क्यू मेरा कॉन्सोनेंट है ना कि वोवेल है, तो मेरा देखो उसने 0 प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हमें पता चल गया था हमारा जो कॉन्सोनेंट होगा तो उसके लिए ट्रू प्रिंट होगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स प्रिंट होगा। तो आप इनमें से कोई भी कॉन्सोनेंट प्रिंट करके देख सकते हो। मैं यहाँ से यू भी करके आपको दिखा देता हूँ, देखो मेरा तब भी 1 प्रिंट हो गया क्योंकि मेरा यू भी वोवेल है। तो ये सवाल भी हमारा बिल्कुल आसान। तो गाइस अभी जो हमारा अगला सवाल है ना,
वो है हमें मतलब के राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर अ ईयर एंटर बाय द यूजर इज अ लीप ईयर। सही है, तो ये अब कैसे पता चलेगा? तो भाई सबसे पहले आपको समझना होगा कि लीप ईयर होता क्या है। तो मैं आपको लीप ईयर बता देता हूँ क्या होता है। लीप ईयर ये होता है कि ना, उसके लिए हमें कुछ 3 से 4 कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि भाई वो हमारा लीप ईयर है भी या नहीं है। तो वो 4 कंडीशन क्या होती है, वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। तो देखो, जो भी अगर हमारे पास लीप ईयर होता है ना, वो हमारे पास या हर 4 साल के बाद आता है, यानी यो जब उसका वो मोड लोगे ना, लीप ईयर का जो होगा एल वाई होगा, जब आप उसका मोड 4 लोगे ना तो ये आपका इक्वल टू 0 आएगा। या लीप ईयर का आप मोड 400 लोगे ना, ये भी इक्वल टू 0 आएगा। या आप लीप ईयर का मोड 100 लोगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ये जब तीनों केस किसी ईयर पे सेटिस्फाई होंगे ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो आपका लीप ईयर है। ये तीनों मतलब कि इन दोनों में से एक केस सेटिस्फाई होना चाहिए और ये वाला केस सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे ही ये केस हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ईयर है वो लीप ईयर में काउंट होता है। तो इसका अगर मैं आपको कोड करके दिखाऊं, तो इसका कोड कुछ इस तरीके से होगा। मैं पहले इस कोड को यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और मैंने बनाया एंट एलपी नाम का वेरिएबल और प्रिंट एफ करके परसेंट डी कोमा, तो परसेंट डी क्यों लिख रहा हूँ, सिंपली रुकूंगा यहाँ पे एंटर ईयर। सही है। अच्छा देखो, इसके बाद में इफ एल्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी बिल्कुल यही कंडीशन यूज होती है, तो इसलिए कंडीशंस को आप अभी क्लियर कर लो। और स्कैन एफ और यहाँ पे लगा दो आप परसेंट डी कोमा एम परसेंट टू एल पी। अब इसके बाद आप कर लो प्रिंट एफ और यहाँ पे परसेंट डी कोमा और यहाँ पे एल पी मोड 4 इज इक्वल टू 0 हो, या एल पी मोड 400 इज इक्वल टू 0 हो। और इसके अलावा हमारे इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बट एलपी जो है ना, एलपी का मोड 100 वो क्या होगा, वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें होती हैं, लाइक अभी कोई ऐसा ऐसा मैं ये डालता हूँ जो मतलब कि 4 से डिवाइड हो रहा है, सही है, और 4 से डिवाइड होने के बाद उसका मोड 100 भी 0 आ रहा है, मोड 100 0 नहीं आ रहा है, तो वो मेरा लीप ईयर हो। हालांकि 400 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा है, बट किसी इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड होना ज़रूरी है। सही है। तो अब अगर मैं अपना इस कोड को रन करूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ 2020, तो क्या 2020 हमारा लीप ईयर है? बट अगर मैं यहाँ पे अभी 2021 डाल के देखता हूँ, 2021 मेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा 400 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 4 से डिवाइड होगा। तो मैंने डाला 2021, तो देखो मेरा ये लीप ईयर नहीं हुआ। अब अगर 2020 के बाद और 4 साल आगे मैं बढ़ा दूँ तो 2024, तो 2024 मेरा लीप ईयर होगा। लेकिन उससे पहले मेरे को देखना होगा कि 2024 मेरा 100 से डिवाइड हो रहा है। अगर 100 से डिवाइड हुआ तो मेरा नहीं होगा, बट 2024 मेरा लीप ईयर है, क्योंकि वो 100 से डिवाइड नहीं होगा। तो आई होप आपको ये लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो उसमें बस ये कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ती है लीप ईयर की, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब एक चेक इफ द नंबर इज बोथ पॉजिटिव एंड इवन, यानी आपको भी चेक करने का आपका नंबर पॉजिटिव है और इवन है। तो पॉजिटिव के लिए आप क्या करोगे, पॉजिटिव के लिए आप क्या करोगे, पॉजिटिव के लिए आप ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगाओगे। तो अभी मैं ज़रा वही अपना पॉजिटिव वाले कोड पे आया था, इफ नम इज़ ग्रेटर देन 0 पे। तो देखो इसमें मैंने क्या किया था, मैंने यूजर से नम लिया था और नम के वेरिएबल में डाल दिया। तो अब देखो मेरे को देखने के, अगर नम मेरा पॉजिटिव भी और इवन है, तो इवन इवन मेरा क्या होता है नंबर, जो मेरा जीरो से जो मेरा 2 के टेबल में है। तो इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नम मोड 2 इज इक्वल टू 0, या अगर जो मेरा 2 के टेबल में आएगा तो उसका रिमाइंडर भी तो मेरा 0 आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब, और ये इधर आएगा नम इज इक्वल टू 0। तो अब जो मेरी ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये जो कंडीशन करेगा ना, नम इज ग्रेटर देन 0, उसका मतलब मेरा नंबर पॉजिटिव है। और जो नंबर इवन होगा वो हमेशा 2 के टेबल में डिवाइड होगा। जो 2 के टेबल में डिवाइड होगा उसका मोड क्या है, उसका रिमाइंडर मेरे को क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। तो जिसका मेरे को रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो उसका मतलब वो नंबर मेरा इवन है। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं, तो देखो एंटर नम, क्या मैंने नम डाला 3, 3 मेरा पॉजिटिव तो है, बट मेरा 2 के टेबल में नहीं आता। तो देखो मेरा 0 आ गया। इसी तरीके से मैं वापस चलाता हूँ 4, तो देखो मेरा 1 आ गया। इसी तरीके से मैं चलाता हूँ -4, तो देखो मेरा 0 आ गया। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी आसानी से।
इसके बाद अगर सवाल पे देखूँ तो उसके बाद क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ ए गिविंग इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। अब आपको बताने का ये जो इंटीजर है वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, 3 के टेबल में या 5 के टेबल में से आता है नहीं आता है, सही है। तो ये सवाल आई थिंक आप खुद ही कर सकते हो, जो जिस तरीके से मैंने ऊपर रेवे नोट वाले किया था। इसके बाद क्या है, गिवन द एज ऑफ अ पर्सन चेक इफ दे आर एलिजिबल टू वोट, यानी अगर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो यानी वो वोट दे सकता है, सही है। तो उसमें भी आप ट्रू और फॉल्स प्रिंट कर सकते हो, ये भी इजी है। इसके बाद चेक इफ अ नंबर इज इन अ रेंज ऑफ 20 टू 50, सही है, और 20 टू 50 हमारे पास इंक्लूड होंगे। तो आप क्या करोगे, इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, सही है, या ये हो और नम हमारे पास लेस देन इक्वल टू 50 हो, तो आपको बस इनके बीच की रेंज फाइंड करनी है। तो ये भी आप सवाल खुद ही कर सकते हो। इसमें हम कंडीशन क्या लगाएंगे, और नहीं लगाए, एंड लगाए, तो नम हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, एंड नम जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 50 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसका मतलब मेरा जो नंबर है वो 20 टू 50 की रेंज में लाया करता है। इसके बाद क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर अ कैरेक्टर एंटर बाय अ यूजर इज एन अपर लेटर और अ डिजिट। तो हम एक यूजर से सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में यूजर कुछ नंबर देगा और हम देखेंगे कि वो नंबर हमारा 8 टू जेड के बीच में आता है या 0 टू 9 के बीच में आता है, सही है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, हम सिंपल, हमने एक करेक्टर नाम का वेरिएबल बना दिया, इसका मैं आपको कोड ही डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, बट इसमें भी कंडीशन लगेगी। अब क्या लगेगी कंडीशन वो हम देख लेते हैं। तो मैं ज़रा इसमें इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं यूज़र से एक अल्फ़ाबेट ले लिया, और बस इसमें कंडीशन चेंज करूँगा मैं, और मेरी इसमें कंडीशन क्या होंगी, मेरी इसमें कंडीशन बस सिंपली इतनी होगी कि यूज़र जो मेरे को अल्फ़ाबेट देगा ना, मैं पहले इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, जो अगर मेरे को अल्फ़ाबेट देगा वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए हो या फिर मेरा एंड अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मेरा अल्फ़ाबेट है, और इसके लिए मैं सिंपल रखूँगा, मेरा बता देगा कि ये मेरा करेक्ट अपर केस है या नहीं, यानी 0 या 1 देगा। तो अगर अपर केस होगा तो अपर केस के आगे मेरा 1 लिख के आ जाएगा, और अगर डिजिट होगा तो डिजिट के आगे मेरा 1 लिख के आ जाएगा। और तो फिर मैं इसको कॉपी करके और ऐसा ही सेम मैं डिजिट के लिए कर देता हूँ, और डिजिट की कंडीशन पता है क्या लिखता हूँ मैं, डिजिट की कंडीशन लिखता हूँ 0 से लेके 9 के बीच में, सही है। और आपको मैं बताऊं कि मैंने ये 0 टू 9 में भी करेक्टर के क्यों रखा, क्योंकि मैं करेक्टर में इनपुट ले रहा था, ना कि उसमें इनपुट ले रहा था, इंटीजर में। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो फिर जब मैं यहाँ पे करेक्टर डालूंगा, मैंने सपोज करो डाल दिया कैपिटल है, तो देखो मेरा अपर केस में 1 प्रिंट हुआ और डिजिट में मेरा 0 प्रिंट हो गया। और यहाँ पे मैं पर्सन इन कर लेता हूँ एक दफ़ा, और वापस से इस कोड को चलाऊँ, अब मैं डालता हूँ 3, तो देखो मेरा अपर केस में 0 प्रिंट हो गया, डिजिट में मेरा 1 प्रिंट हो गया। इसका मतलब कि मेरा अपर केस फॉल्स हुआ, डिजिट 1 हो गया, यानी डिजिट ट्रू हो गया। इस तरीके से हमने इस सवाल को भी बड़े आसानी से कर दिया। और इसकी क्या कंडीशन याद रखा, मेरा अल्फ़ाबेट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए से लेकर जेड के बीच में है, कैपिटल जेड के, तो मेरा यानी अपर केस है। और अगर मेरा अल्फ़ाबेट ग्रेटर देन इक्वल टू लेकर 0 से लेके अल्फ़ा के बीच 9 के बीच में है, तो उसका मतलब मेरा डिजिट है। इसी तरीके से हम स्मॉल केस भी कर सकते थे, सही है। तो इसके बाद वाला सवाल क्या है, चेक इफ अ ईयर इज आइदर अ लीप ईयर और अ मल्टीपल ऑफ 7। तो अब इसमें क्या होगा, हमें बताना है कि ये आपका लीप ईयर है या फिर 7 से डिवाइड हो रहा है नंबर, या 7 के टेबल में आता है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप बस दो कंडीशन लगाओगे, जो हमने लीप ईयर वाला सवाल किया था ना, ये वाला, या आपकी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या आपकी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो सिंपल मैं इसी तरीके से करूँगा। एक तो मैंने लीप ईयर चेक करने के लिए ये हो गया, दूसरे प्रिंट में परसेंट एस का परसेंट डी करके, यहाँ पे इधर है ना परसेंट डी करके और मोड 7 कर दूंगा, इस तरीके से कंट्रोल सी करके यहाँ पे ही मैं लीप ईयर हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं, और इसी को ही मैं मोड 7 कर दूँ यहाँ से, जो मैंने यहाँ पे मोड 4 किया है ना, मोड 7 कर दूँ।
तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा कि ये मेरा मल्टीपल ऑफ 7 है या फिर मेरा लीप ईयर है। अगर लीप ईयर हुआ तो मेरा ऊपर वाला 1 हो जाएगा, और अगर मेरा मल्टीपल 7 हुआ तो मेरा नीचे वाला 1 हो जाएगा। सही है, तो हमारा ये सवाल भी हो गया। अच्छा, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप कन्वर्जन के क्वेश्चंस पे। तो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट ए इंटीजर टू अ फ्लोट एंड प्रिंट द रिजल्ट। ये तो भाई बड़ा आसान सवाल है। आपके पास एक इंटीजर नंबर दिया होगा, बस आपको ना उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, बट वो इम्प्लिसिट यानी कंपाइलर कन्वर्ट करेगा। तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें तो बहुत ईजी है, हमें कुछ भी नहीं करना है। सपोज करो मैं नंबर दे दिया एंट 10। अब जब मेरे को उसको कंपाइलर को कन्वर्ट करना है, एंट ए इज इक्वल टू 10, सॉरी एंट ए इज इक्वल टू 10, और जब कंपाइलर इसको फ्लोट में करेगा तो कैसे करेगा, या मैं फ्लोट बी इज इक्वल टू ए कर दूंगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करके पर्सन एफ कोमा बी लिख लूँगा। तो देखो मेरा क्या प्रिंट होता है। मैंने बस सिंपली कुछ भी नहीं किया, एक इंटीजर ए बनाया और एक फ्लोट बी बनाया, और फ्लोट बी को मैंने ए के इक्वल रख दिया। सही है, तो कंपाइलर ने जब इसको कन्वर्ट किया तो देखो 10.000 कन्वर्ट कर दिया। सही है, तो ये वैल्यू हमारी फ्लोट में इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है, हमारे पास एक करेक्टर है, उस करेक्टर टू एन इंटीजर करना है और इसकी एस की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। तो बस सिंपल कुछ भी नहीं करना है, आपका करेक्टर है ना, देखो आपको एक 4 ए बनाना है। मैंने बनाया 4 ए, और इसको मैंने दे दिया नाम, इसके अंदर मैंने कैपिटल ए स्टोर कर दिया। और अगर मैं इसकी एस की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो मैं इसमें यूँ कर सकता हूँ, एंट बी इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे प्रिंट एफ करके मैं प्रिंट एफ की इसके ये ऊपर वाली कॉपी कर देता हूँ, बस यहाँ पे सिर्फ परसेंट डी कर दूंगा। और अब अगर मैं इसको चलाऊँ यहाँ से तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। हमारे पास देखो कैपिटल ए की इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। हमने क्या किया, बस इस ए को इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, और सही है, तो हमारा ये सवाल भी आसानी से हो गया। अच्छा, अगर मैं इसके आगे ऐसे इसके आगे ऐसे में कर लेता, इसके अगर मैं अच्छा, इसके तो कुछ करने की नीड ही नहीं है। और अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, कन्वर्ट अ फ्लोट टू एन इंटीजर इम्प्लिसिटली एंड प्रिंट द रिजल्ट। तो ये सवाल भी आप खुद ही कर सकते हो, जिस तरीके में क्वेश्चन बन गया था, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट अ डबल टू अ लॉन्ग एंड। तो इस सवाल को आप स्किप कर दो, ये सवाल इतना काम का नहीं है। इसके बाद है कन्वर्ट अ फ्लोट टू एन इंटीजर यूजिंग अ टाइप कास्टिंग। अच्छा, यूजिंग अ टाइप कास्टिंग का मतलब क्या हुआ, आप उसको वही जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 किया ना, वो सॉरी क्वेश्चन 3 किया, तो बिल्कुल वही ये सेम ही चीज़ है, तो डबल हो गया क्वेश्चन को, उसको भी हम हटा देते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्या पे आए, गेज द आउटपुट में। तो अब देखो ये सवाल है ना, ये सवाल बहुत आते हैं, इसमें आपको आउटपुट खुद ही गेस करना है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो देखो आपके पास एक इंटीजर ए दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है, 5 और 2 वैल्यू है, और एक फ्लोर दिया हुआ है 3.5। अब आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, और याद रखना रिजल्ट हमारा इंटीजर है। सही है, तो और इसमें देखो हमारे पास लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो होता है। तो 5/2 क्या होगा हमारे पास, और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय सी करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो जो आंसर आएगा वो आपको बता देना है, रिजल्ट आएगा। तो ये आप खुद ही सवाल गेस करना, मैं नहीं करूँगा। तो पहला सवाल मेरा ये हो गया। अब दूसरा सवाल क्या है, ये है, आपको एक्स दिया हुआ है 10, वाई दिया हुआ है 3। सही है, और ये फ्लोट, और ये देखो फ्लोट में इसकी टाइप कास्टिंग की हुई है, यानी आपके पास आंसर अब फ्लोट में आएगा। फ्लोट में आपकी टाइप कास्टिंग की है, टाइप कास्टिंग का मतलब आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुई भी है इसमें। तो अब इसका आंसर आपके पास फ्लोट में ही आएगा। अब क्या आएगा, और फ्लोट में 2 पॉइंट तक आएगा, देखो इसमें .2f लिखा हुआ है। तो आप ये भी ट्राई करना खुद ही, मैं नहीं करा रहा ये सवाल आपको। इसके बाद क्या है, गेस द आउटपुट। तीसरा सवाल क्या है, ए बी दिया हुआ है और आपको बताना है इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ए मोड बी निकालना है। सही है, और ए मोड बी यानी इसका रिमाइंडर आपको बताना है। तो 5/3, तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इसका रिमाइंडर क्या आएगा वो आप खुद बताना। और मेरे ख्याल से इसका रिमाइंडर छोड़ो, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद गेस करना। अगर नहीं आते तो आप कोड को कॉपी करके यहाँ से चला के देखना। इसके बाद क्या, गेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसमें क्या है, ए एक एक्स दिया हुआ है जो इंटीजर है, वाई दिया हुआ है जो हमारे पास फ्लोट है। अब यहाँ पे आपकी वाई की टाइप कास्टिंग हुई हुई है। सही है, और फिर एक्स डिवाइडेड बाय वाई क्या हुआ है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। यानी जब वाई को आप इंटीजर कर दिया तो यानी आपका 0.5 खत्म हो गया, खाली 2 रह गया, तो 5/2 करना है, तो बताना है आंसर क्या होगा। और आंसर भी इंटीजर आएगा, यानी 5/2 आप करोगे तो आंसर क्या है, 2.5 आना चाहिए। तो बट पॉइंट से बाद वाली वैल्यू आपके पास नहीं आएगी क्योंकि इंटीजर है। तो आपका आंसर क्या आएगा वो आप खुद ही गेस कर लो। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। इसके बाद क्या है, गेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। एक और सवाल आ गया, फिफ्थ वाला। एक इंटीजर ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है।
अब ये प्रिंट एफ में कोई कंडीशन लगी हुई है, सही है, तो ये आप खुद ही गेस करोगे इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा या 0 होगा। अब है फाइंड द एरर्स, सही है, तो क्वेश्चन नंबर फाइंड द एरर्स ये रहा। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अब आपको बताना है इसमें कोई एरर है नहीं है कोड में, तो आप खुद गेस करना एरर है नहीं है। मैंने कोड ये खोल के इधर रख दिया है। एक्स एक्स की वैल्यू एक इंटीजर एक्स है, उसको 5 दिया हुआ है, और बताना है वैल्यू ऑफ एक्स इसमें सिंपली प्रिंट हुई हुई है। तो बताओ उस कोड में कोई एरर है या नहीं है। इसके बाद दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल क्या है, एक नम दिया हुआ है 7, और बाद में क्या है, द स्क्वायर ऑफ द नम इज, स्क्वायर ऑफ ये नंबर का स्क्वायर क्या होगा। तो क्या ये आउट सही है गलत है, तो वो आप खुद गेस करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई एरर है तो आप एरर आइडेंटिफाई करना, अगर एरर आपको लगता है नहीं है तो उस कोड को कॉपी करके आप अपने कंपाइलर में पेस्ट करके देखना। इसके बाद थर्ड सवाल है, अब बताना कि इस सवाल में कोई एरर है नहीं है, ये रहा सवाल, सही है। तो ये सवाल आगे बढ़ते हैं अभी। इसके बाद वाला सवाल क्या है, ये रहा। अब बताना कि इस सवाल में कोई एरर है या नहीं है। इस सवाल में तो आप खुद ही गेस करना। देखो एक इंटीजर वैल्यू एक फ्लोट वैल्यू है रिजल्ट इंटीजर में, बट यहाँ पे रिजल्ट जब प्रिंट हो रहा है तो क्या इसने ये लाइन सही लिखी है। मैंने हिंट दे दिया आपको, अब आप खुद ट्राई करना। इसके बाद वाला सवाल क्या है, एक एज दिया हुआ है और ये इफ एल्स का सवाल है, तो इस सवाल को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये सवाल इफ एल्स कंडीशन मैंने कराई नहीं है। तो बस ये थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पूरी अच्छी लगी हो, और अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है, तो यार इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वीडियो की एंड में आपके पास प्लेलिस्ट आएगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।